Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will start a new chapter, that is first chapter 1, Introduction to Accounting. So ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए नया है, क्योंकि आपसे पहले आपने जो अप टू 10th पढ़ा है उसमें आपने ये सब्जेक्ट है ये आपने नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल जो है फ्रेश चैप्टर ये आपका सब्जेक्ट है जो आज आप पढ़ने वाले हैं, और उसका फर्स्ट लेसन है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या होता है, ये क्यों करते हैं हम, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें जो है हम आज इसमें देखने वाले हैं अपने इस फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। तो जितनी पुरानी हमारी जो मानव सभ्यता है उतनी ही पुरानी जो है अकाउंटिंग है। इन द एंशिएंट टाइम्स the forms of business activity were very simple and limited to the local areas, so there were no need of to keep records of the business. तो पहले जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही सिंपल होती थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी उस समय। तो उस समय के जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी वो बहुत सिंपल होती थी, लिमिटेड होती थी। जैसे आप अपने गांव के अंदर ही जो है लोग आपस में लेन देन करते थे, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहते थे हिंदी में। तो सिंपल तरीके से बिज़नेस होते थे, लोकल एरियाज़ में ही बिज़नेस होते थे, अपने गांव मोहल्ले गली, बस इन्हीं लोगों का आपस में वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान होता था। तो उसे याद रखना बहुत आसान होता था। अगर आप मान लीजिए अपने मोहल्ले में अपने पड़ोस में 2-4 लोगों से कुछ लेन देन करते हैं, कोई सामान लेते हैं या पैसे उधार लेते हैं या उन्हें कोई चीज़ देते हैं या कुछ सामान बेचते हैं, तो आपको आसानी से याद रह सकता है 4-5 लोगों के नाम कि किस किस को हमने क्या क्या सामान बेचा था या दिया था। तो उसको याद रखना इजी होता है। तो छोटे लेवल पे जब बिज़नेस किया जाता था उसे लोकल लेवल पर उसे याद रखना आसान होता था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो धीरे धीरे लेकिन जब जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, and with economic growth and development business activities increased, and due to large number of transactions they need to be recorded to know the income and expenditure and the profits. तो जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ती गई उनको लिखना रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते कि किसको हमने क्या दिया, कब क्या बेचा, तो कितना खर्च कहाँ पे हुआ। तो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे बढ़ती चली गई वैसे वैसे उनको लिखना और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो गया, ताकि हमें एग्जैक्ट अपने खर्चों का पता चल सके किस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, कोई मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, कि हमने क्या खर्चा किया, क्या हमारी इनकम हुई और फिर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसका पूरा हिसाब किताब जो है अपने बिजनेस का पता रखने के लिए हमें जो है उसको राइटिंग में जो है लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का जन्म हुआ। लेकिन एग्जैक्टली जो है जो पुराने सिस्टम की अकाउंटिंग है वो किस तरह से शुरू हुई, कहाँ से हुई, सबसे पहले जो है उसको किसने शुरू किया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो ल्यूका पेकियोली जो थे, अ फ्रेंच मर्चेंट, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हु रोट अ बुक इन 1494 ऑन बुक कीपिंग ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो जो डबल एंट्री सिस्टम हम आज यूज़ करते हैं, तो अकाउंटिंग के 2 मेथड होते हैं, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक ही बार किसी चीज़ को लिखते हैं जिसका एक ही साइड, एक ही पक्ष रिकॉर्ड होता है, और डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों पक्षों को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम आगे जो है आने वाले लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे, इसके पूरे हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डबल यानी कि 2 बार कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई सामान बेचते हैं तो एक लेने वाला हो गया और एक देने वाला हो गया, यानी कि खरीदने वाला हो गया और एक बेचने वाला हो गया। तो एक के पास कोई चीज़ प्लस हुई तो दूसरे के पास माइनस हुई। तो इस तरीके से जो है जो 2 तरह से प्रभावित करती है हमारी एक ट्रांजैक्शन, उसको हमें 2 बार लिखना पड़ता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो इसको जो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत जब अपनी बुक के द्वारा जो है 1494 में जो है बुक कीपिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पर लिखी थी ल्यूका पेकियोली ने, और वो फ्रांस के मर्चेंट थे। तो उस ताकि जो है बुक्स को जो अकाउंटिंग वर्क है उसको आसान किया जा सके, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जा सके। इन दिस बुक ही यूज द टर्म्स डेबिट, यानी DR इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एब्रीवेशन, विच कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड डेबिटो, एंड क्रेडिट दैट इज CR हम इसको एब्रीवेशन लिखते हैं, विच कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड क्रेडिटो
टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो हम डेबिट और क्रेडिट शब्द यूज़ करते हैं जो अकाउंट में बहुत फेमस है। तो ये शब्द भी जो है पहली बार इन्होंने ही जो है टर्म्स यूज़ की थी अपने अकाउंटिंग में, और इसका आज तक भी प्रचलन है। तो जो मॉडर्न अकाउंटिंग हम आजकल यूज़ करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, उनका जो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो ल्यूका पैकियोली जो थे इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम हम कह सकते हैं, वो थे। तो इस तरह से हमने देखा कि अकाउंटिंग का जो है वो जन्म कैसे हुआ, किस तरह से अकाउंटिंग का इवॉल्व हुई है। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कहते किसको हैं, क्या इसमें करते हैं और क्या इसका तरीका होता है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड information related to an organization to the interested users of such information। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी काम को करने का, किसको करने का, ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग होता है पहचान करना। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, इसकी पहचान की जाती है कि इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। मेजरिंग, उसको फिर मेज़र किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में। हम अकाउंटिंग में मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसे के रूप में ही, जिस ट्रांजैक्शन को पैसे के रूप में नापा जा सकता है, सिर्फ उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहचान करना क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्ड करने के लिए, फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करना, यानी कि उसको पैसे के रूप में उसका मूल्यांकन करना और रिकॉर्ड करना। देन रिकॉर्डिंग, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो फिर हम जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं, ज़रूरी जानकारियाँ जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, टू द इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो जिसको भी इस जानकारी की आवश्यकता होती है, तो जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, दो तरह के यूज़र होते हैं बिजनेस में जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में देखेंगे। तो जो यूज़र्स होते हैं जिनको भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मैनेजर्स है, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है, तो किसी भी तरह के जो यूज़र्स होते हैं उनको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की यदि आवश्यकता है तो हम वो जानकारियाँ उसको जो है अकाउंटिंग जो है उसको प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन। तो ये था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो ये बहुत ही कंप्लीट और बड़ी विस्तृत जो है डेफिनेशन है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है। तो डेफिनेशन इज, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग एक कला है। तो कला क्या होती है, कला एक खास तरह का स्किल होता है, खास तरह की हमारी जो है एक प्रतिभा होती है जो हर एक के पास नहीं होती है। तो कला के जो गुण हैं, आर्ट है, ये अकाउंटिंग में पाए जाते हैं कि यानी कि इसको सीखना पड़ता है, इसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आर्ट की जो विशेषताएं होती हैं इसमें पाई जाती हैं। तो एक कला है, इसको लिखने का तरीका, कोई भी घटना बिजनेस में होती है, कोई अपने सामान बेचा है या कोई खरीदा है, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसकी एक अपनी भाषा होती है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक कला है, तो हर एक के बस की नहीं है, तो इसको सीखना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके बाद जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे अंदर परफेक्शन आता है। तो ये कला है ऑफ रिकॉर्डिंग। किस चीज़ की कला है ये, रिकॉर्ड करने की। कौन क्या रिकॉर्ड करना है हमें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस से संबंधित गतिविधियां, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है एक सिस्टमैटिक वे में। जैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, कौन सी बुक में लिखना है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, किस अकाउंट में कब कहाँ लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना कहते हैं। तो बुक्स में यानी कि जो हमारे अकाउंट्स हैं या सब्सिडरी बुक्स हैं उनके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो क्लासीफाइंग, उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। तो एक स्पेशल तरह की जो एक विशेषताएं होती हैं उनके अंदर, जैसे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, या जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, किसी भी तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो अलग अलग जो है उनको क्लासेस में उनको जो है बांटना अलग अलग तरीके से, एंड समराइजिंग,
समराइज होता है पूरी उसको पूरे साल भर का निचोड़, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से दर्शाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उनके माध्यम से जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब से हम जो है समराइज करते हैं पूरा साल जो भी बिजनेस ने किया, वो हम एक नज़र में देख सकते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि किस तरीके से बिजनेस ने पूरा साल उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जैसे स्कूल में आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, तो उस रिपोर्ट कार्ड से हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने पूरा साल कैसी पढ़ाई की, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है। हमें पूरा साल जो है उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ उसने क्या पढ़ा, किस दिन होमवर्क किया, किस दिन नहीं किया, किस टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, ये सब देखने से अच्छा हम उसकी रिपोर्ट कार्ड से हमें आइडिया लग जाता है ये बच्चा म्यूज़िक में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, जो है अपनी हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स का सभी जो एक सम टोटल होता है पूरा साल बच्चे की परफॉर्मेंस हमें रिपोर्ट कार्ड में दिखती है। इसी तरह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, वित्तीय खाते होते हैं हमारे, जो साल के एंड में हम बनाते हैं, उनसे जो है हमें पता चल जाता है कि पूरा साल जो है बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिज़नेस ने अच्छा काम किया या ख़राब किया। तो जो भी इसकी परफॉर्मेंस होती है वो उससे हम देख सकते हैं। तो समराइज़ किया जाता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक महत्वपूर्ण तरीके से, यानी कि एक जो है चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे में हम जो है ये सारी चीज़ें करते हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये सारी जो रिकॉर्डिंग की जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदी, तो हम ये नहीं कहते कि हमने 4 मंजिला बिल्डिंग खरीदी, 5 मंजिला या इतनी एरिया में ये बिल्डिंग है। हम कहते हैं कि हमने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी या 5 लाख की खरीदी या 6 लाख की खरीदी। आपने ज़मीन खरीदी है, कितने एकड़ खरीदी है, क्या एरिया उसका है, मुझसे हमारे मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है कितने रुपए की खरीदी है। तो 50 लाख में खरीदी है, 60 लाख में खरीदी है। तो इस तरह से हर चीज़ को हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जाता है, पैसे के रूप में लिखते हैं कितने की क्या चीज़ है। तो हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो घटनाएं हैं और लेन देन हैं, उनको हम, और आर इन पार्ट एट लीस्ट, तो सारी की सारी ना हो करके कम से कम उसका कुछ भाग, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी मॉनेटरी टर्म में ही हो सकता है उसका कुछ हिस्सा मॉनेटरी टर्म में हो, कुछ ना हो। तो जो फाइनेंशियल पार्ट है उसका, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, तो उसका कुछ हिस्सा जो भी होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो हम पूरा साल ये रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट। साल के एंड में जो अकाउंटिंग ईयर जिसको हम कहते हैं बिजनेस की भाषा में, अकाउंटिंग ईयर होता है जैसे पूरा साल, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका पूरा एक साल होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का आपका साल होता है। जब आप पूरा साल पढ़ते हैं, स्कूल में आते हैं, आप टेस्ट देते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसका पूरा हिसाब किताब जो होता है आपका, वो हम साल के एंड में जो है अपनी फाइनेंशियल आपकी जो पोजीशन है बिजनेस की, अगर हम बात करें तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी फाइनेंशियल अकाउंट से हमें पता चलती है, और उससे फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो जो है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या बिजनेस को के वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो उसका एनालिसिस भी किया जाता है एंड में कि किस तरह से हमारी क्या कमियां रही बिजनेस में और क्या हमें अच्छी बातें रही, किस तरह से हमें आगे जो अपनी कमियों को दूर करना है। तो उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पर कम खर्चा हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, तो सारा हिसाब किताब जो होता है। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, जिसमें कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई हैं, विशेषताएं कि कैसे पता चलता है, या इसमें हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। इसके ये सारा काम जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है ये पूरा कंप्लीट है, जिसमें कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू द meaning and definition of accounting, now we will discuss the characteristics of accounting। तो accounting की विशेषताएं क्या हैं। अभी तक हमने definition देखी, उसमें खुद ही बहुत सारी जो है विशेषताएं इसमें झलक रही थी, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई थी। तो उसमें उसके आधार पर जो है हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं कि अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। कला, इसके लिए हमें निरंतर जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको सीखना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है, और ये हर एक की बस की बात है। जैसे हर कोई एक अच्छा सिंगर नहीं हो सकता, हर कोई एक अच्छा जो है पेंटर नहीं हो सकता,
कोई स्कल्पचर नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है हर एक को के बस की बात नहीं है, इसको हमें सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है निरंतर, और इसको सिस्टमैटिकली, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होती है, आप उसे, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर आपको अकाउंट नहीं आती है तो आप सिर्फ सिंपली लिख सकते हैं परचेज एन अलमीरा फॉर रुपीज़ दिस फॉर ऑफिस यूज़, या जो भी है आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग की भाषा में लिखेंगे तो आप उसको प्रॉपर उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, कौन सी बुक में लिखना है, क्या करना है, ये एक कला है, तो ये हर एक को नहीं आती है। देन इट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस दैट इज रेलेवेंट टू द बिजनेस एंड चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये रिकॉर्ड करती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक लेन देन, जो आर्थिक लेन देन उसे कहते हैं, जिसमें कुछ विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ सम मनी और अमाउंट। तो इसमें कुछ अमाउंट या कोई पैसा या कोई सामान की अदला बदली होती है, यानी कि आप फ्री में किसी को कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं और आप प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से वो चीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको रिकॉर्ड करता है, जो हमारी बिजनेस से होने वाली घटनाएं हैं, जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा, जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होगी, आर्थिक स्थिति जो है उसमें बदलाव आएगा, वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो इसको ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। देन इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीज़ों को, जो घटनाओं को, जो इस लेन देन को हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र कर सकते हैं, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ बहुत सारी घटनाएं बिजनेस में होती हैं, जैसे हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होती है, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, ईमानदार है, वफादार है, लेकिन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पर उसकी एफिशिएंसी जो है हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंट, जितना हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी, उतने अच्छे डिसीजन लेगी, उतनी अच्छी पॉलिसी बनाएगी, उतना अच्छा वो हमारे बिजनेस के लिए प्लानिंग करेगी। लेकिन इसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम पैसे के रूप में नहीं नाप सकते हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि पैसे में नापी नहीं जा सकती हैं, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको पैसे के रूप में नापा जा सकता है, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Then fourth characteristics, in this only those transactions are recorded that has already taken place, यानी कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है अकाउंटिंग में। तो इसका बहुत ही जो सिंपल सा मतलब ये है कि हम सिर्फ वही घटनाएं रिकॉर्ड करते हैं जो हो चुकी हैं। आप अलमारी खरीद चुके हैं तो हम इसकी रिकॉर्ड करें। आप अब अलमारी खरीदने का आपका विचार है, आप खरीदने वाले हैं फ्यूचर में, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो चीज़ें हो चुके हैं, जो लेन देन हो चुके हैं, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो घटनाएं अभी हुई नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट पर बेस्ड होती है अकाउंटिंग। तो यानी, और उस प्राइस पर, जिस प्राइस पर हमने वो ट्रांजैक्शन की है, वो लेन देन किया है, उस हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, प्राइस पर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की। Then next characteristics is, in accounting transactions are recorded systematically in chronological order। chronological order का मतलब होता है डेट वाइज। तो हम अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो लेन देन है, उनको एक सिस्टमैटिकली, एक डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस भी बुक से वो संबंधित होती है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं, हमारे पास लेजर्स होते हैं, बहुत सारे खाते हम बनाते हैं, तो कब कहाँ किस खाते में किस चीज़ को दिखाना है, एक सिस्टमैटिकली तरीका होता है। जैसे आप स्कूल में अपनी नोटबुक्स बनाते हैं, जैसे आप हिंदी के लिए हिंदी की बुक बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, इंग्लिश के लिए इंग्लिश की नोटबुक बनाते हैं, टेस्ट की देने के लिए आप टेस्ट कॉपी जो है वो बनाते हैं अलग से, तो प्रोजेक्ट के लिए आप अलग से प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। तो हर एक का आपके पास अलग अलग कॉपी होती है, नोटबुक होता है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग में भी हमारी जो है जो अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग लेजर्स होते हैं, जर्नल होती है, कैश बुक होती है। तो कई तरह के जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, कब किसको कहाँ लिखना है। जैसे आप हिंदी का काम हिंदी की नोटबुक में ही करेंगे, इंग्लिश का काम इंग्लिश की नोटबुक में ही करेंगे। तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी हम जो है अलग अलग लेजर्स, अलग अलग बुक्स जो है वो बनाते हैं, और जिस भी चीज़ से वो संबंधित होती है घटना, उसको हम उसी चीज़ में, उसी अकाउंट में, उसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो
बिज़नेस से जुड़े हुए बिज़नेस के अंदर ही लोग नहीं होते हैं, बाहर से भी होते हैं, जैसे कि सरकार होती है, टैक्स की जो टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, या पब्लिक होती है, या हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, जो जिनसे हमें कुछ सामान लेना देना है, पैसा लेन देन करना है। तो कई तरह के हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो उनको जिस भी तरह की जानकारी चाहिए होती है, उसको वो जानकारी जो है सिस्टमैटिक वे में जो है रिपोर्ट्स के रूप में या डाटा जो है वो उपलब्ध कराती है अकाउंटिंग। तो इससे हमारे यूज़र्स को भी बहुत हेल्प मिलती है। देन अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जब तक बिजनेस चलता है लगातार, बिजनेस एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, तो बिजनेस में होने वाली घटनाओं को सिस्टमैटिकली जो रिकॉर्ड करती है वो है अकाउंटिंग। तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक अकाउंटिंग भी चलेगी। लेकिन इसका प्रोसेस, जैसे आप अब स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप लगातार पढ़ रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने किया, अकाउंटिंग आपका जो सेशन था वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहा, फिर आप सेकंड क्लास में आए, फिर 1 अप्रैल से, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रही, अभी कई सालों से आप लगातार पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो है लगातार बिजनेस जब तक चलेगा तब तक हमें अकाउंटिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। जो भी हो रहा है बिजनेस में उनको रिकॉर्ड करना, उसको जो फिर से प्रॉफिट लॉस निकालना, ये हम हर साल करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस होने वाली एक प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है, स्टेप्स हैं इसमें। प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ए वर्क इज कॉल्ड प्रोसेस। तो किसी चीज़ को स्टेप्स जो होते हैं, प्रक्रिया होती है काम करने की, वो एक अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। पहले जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को किसको रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर उसको हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन होता है उसके रिजल्ट का। तो एक प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है एक प्रक्रिया है, तो इसकी हम प्रोसेस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन एट्थ जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इट असरटेन्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये जो साल के अंत में जो है प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस ने पूरा साल जो है कितना खर्चा किया, कितनी उसकी इनकम हुई, उसका जो है डिफरेंस निकाल करके हमें पता चलता है कि अगर हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है और इनकम कम हुई है तो हमें लॉस होगा, अगर हमारा इनकम ज़्यादा हुई है, खर्चा कम हुआ है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से कितना खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, तो पूरा हिसाब किताब जो है हमें अकाउंटिंग से मिलता है। और साथ ही हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है साल के एंड में, वो भी हमें पता चलता है। फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है, हमारे पास हमारी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो कितनी हैं। तो प्रॉफिट और लॉस एक अलग चीज़ होती है और फाइनेंशियल कंडीशन एक अलग चीज़ होती है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की जो भी दोनों चीज़ें जो है ये हमें अकाउंटिंग से पता चल पाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो देखा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अपने अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसके जो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या होते हैं अकाउंटिंग के, और इसके जो है लिमिटेशंस क्या होती हैं अकाउंटिंग की, और इससे संबंधित और भी जो है टॉपिक्स हम इसमें आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।